सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जूलॉजी के पोर्शन को। एंड ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम एनसीईआरटी का एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के डिस्कशन कर रहे होंगे जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और ये जो चैप्टर है ये हाईली थ्योरेटिकल चैप्टर माना जाता है, यानी इसमें काफी सारे नाम हैं जो आपको याद करने होते हैं। तो सबसे पहली सलाह जो मैं आपको एज अ टीचर एज अ मेंटोर देना चाहूंगा वो ये है कि एनसीईआरटी से बाहर यहां पर एग्जांपल्स के मामले में ना निकला जाए। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जो आपको एनसीईआरटी के बाहर याद करने होंगे वो मैं आपको स्पेसिफिकली अलग से बता दूंगा, लेकिन कोशिश ये करेगा कि एनसीईआरटी से बाहर इस केस में ना निकला जाए। सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन द एनसीईआरटी के कंटेंट से ही आते हैं। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज जो लेक्चर होने वाला है इसमें आपका एनिमल किंगडम ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं एनिमल किंगडम 4 लेक्चर्स में तोड़ तोड़ के आपको कराऊंगा सिंस इट इज थ्योरेटिकल। तो पहले ही बात हो गई थी कि जो चैप्टर्स कम कंसेप्चुअल होंगे उनको हम ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि यहां याद करने का, क्रैम करने का, मगअप करने का डेटा ज्यादा है। तो आप टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे तो डेटा आपके दिमाग में सेट रहेगा, नाम जो है आपके दिमाग में सेट रहेंगे, आप भूलेंगे कम एंड अल्टीमेटली आप टेस्ट में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जो कंसेप्चुअल चैप्टर है उनको हम थोड़ा फास्ट पेस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक दिन में काफी ज्यादा कंटेंट पढ़ाया जा सकता है जो आप इम्बाइब भी कर पाओगे और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाओगे। सर, अगर आप एनिमल किंगडम को 4 क्लासेस में तोड़ने वाले हैं तो हाउ आर यू सेइंग कि आज हम आधा एनिमल किंगडम खत्म कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एनिमल किंगडम के कुछ हैक्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी तरकीबें मैं दूंगा जिससे आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए हर फाइलम का लगभग 50 to 70% काम आपको आज ही याद हो जाएगा बिना फाइलम पढ़े। यानी आज हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा नहीं पढ़ने वाले, आज हम कॉर्डेटा नहीं पढ़ने वाले, आज हम आर्थ्रोपोडा नहीं पढ़ने वाले, आज हम किसी फाइलम की डिस्कशन करेंगे ही नहीं, आज हम एनिमल किंगडम की फाइलम स्टार्ट ही नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट में ही आपको ऐसे जुगाड़ दे दूंगा कि कल जब हम फाइलम्स के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हर फाइलम के 50 से 70% पॉइंट आपको पहले से पता होंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी फाइलम्स आगे आने वाली हैं ऑलमोस्ट 50% आपकी आज ही डन हो जाएंगी बिना इनफेक्ट फाइलम पढ़े। तो मजा बहुत आने वाला है ना। एग्जांपल्स हमको याद करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं। हर फाइलम में कुछ ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, विच आर वेरी वेरी पेक्यूलियर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पॉरीफेरा में ही देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही देखने को मिलेंगी, कुछ सिर्फ एनेलिडा में ही देखने को मिलेंगी, कुछ सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में ही देखने को मिलेंगी। हमें उन पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स के ऊपर, हमें उन पेक्यूलियर फीचर्स के ऊपर ज्यादा डिटेल में काम करना है, वहां से सवाल बनेगा। और जो जनरल डिस्कशन से सवाल बनेंगे वो आज आपके सारे के सारे क्रैक हो जाएंगे। ये आपके विपू भाई का प्रॉमिस है। बस इत्मीनान से साथ साथ लेक्चर देखते रहना, प्यारे तरीके से सारे लेक्चर्स को समझते चले जाना और एनिमल किंगडम आपका डन हो जाएगा जस्ट लाइक एवरी अदर चैप्टर। अगर आप बॉटनी पसंद कर रहे हैं, जूलॉजी में तो तबाही होने वाली है, तो आराम से बैठ करके, इत्मीनान से बैठ करके एक एक चीज को मेरे साथ साथ पढ़ना है और याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। जो समझने का पार्ट है वो समझते हुए, जो याद करने का पार्ट है वो याद करते हुए, और फिर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इतना ही आपका काम है। ऑलराइट, तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग एनिमल किंगडम की शुरुआत करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ व्हाट इज एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड। सर, ये बात तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में यानी बॉटनी में भी देखी हुई है कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है। जब भी आप किसी चीज को क्लासिफाई करेंगे आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप एक स्कूल में खड़े हैं और स्कूल में 1200 बच्चा एकदम रैंडमली आपके सामने अगर खड़ा कर दिया गया है तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है। उन 1200 बच्चों में से, 1200 बच्चों में से मैं एक बच्चा आपको निकाल करके दे दूं और बताऊं कि बताओ ये कौन सी क्लास का है, पूछूं बताओ ये कौन सी क्लास का है, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर समझ लीजिए मैंने 12 लाइंस बना रखी हैं और वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैंने 12 लाइंस बना रखी हैं कि पहली लाइन में फर्स्ट क्लास के बच्चे खड़े होंगे, दूसरी लाइन में सेकंड क्लास के 100 बच्चे खड़े होंगे, थर्ड लाइन में तीसरी क्लास के 100 बच्चे, फिर चौथी क्लास के 100 बच्चे, पांचवी क्लास के 100 बच्चे, छठी क्लास के 100 बच्चे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ऐसे 100 बच्चे मैंने 12 लाइंस में खड़े कर दिए। यानी मैंने अब 1200 बच्चों को 12 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं 10वीं लाइन से एक बच्चे को उठाऊं और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये बच्चा कौन सी क्लास का होगा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th लाइन से उठाया है, 10वीं क्लास का बच्चा होना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर। लेकिन वहीं 1200 बच्चों में से रैंडम कोई बच्चा निकाल के दे दिया, बताओ भैया कौन सी क्लास में, नहीं बता पाओगे। 12 अलग अलग तुक्के लगाने पड़ेंगे। ये फर्स्ट में है क्या? नहीं नहीं, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
अब 12 में से कोई एक तो सही निकल ही जाएगा, लेकिन इतना तुक्केबाजी का टाइम हमारे पास नहीं है। और ये तो मैं सिर्फ 1200 बच्चों की बात कर रहा हूं। अगर आप हमारी डाइवर्सिटी देखें, एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखें, तो वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट फीचर्स ऑफ एनिमल्स। हमारे पास लाखों एनिमल्स हैं जिनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, सब अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मैं हमेशा एक रेफरेंस देता हूं कि एक एड आता था पहले, लक्स साबुन का एड आता था, उसमें कैटरीना कैफ मैडम जो है वो जो है अपनी बॉडी पे एक स्पंज रगड़ रगड़ के नहा रही होती थी, इसे बाथ स्पंज कहा जाता है। उसमें आप जो है बेसिकली सोप लगा सकते हो एंड अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी को रब कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो वो जो स्पंज है, बाथ स्पंज, वो भी एक एनिमल है, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल है। और आप जो इतने बड़े हो, आप भी एक एनिमल हो, इतने कॉम्प्लेक्स हो, आप भी एक एनिमल हो। एक तरफ वो स्पंज जिससे आप बॉडी रगड़ रगड़ के नहा रहे हो, वो भी एनिमल है, और एक तरफ आप इतने कॉम्प्लेक्स, हाथी है, घोड़ा है ना, एलिफेंट है, ये सारी चीजें भी जो है आपका, कितने डायनासोर है, ये भी आपके एनिमल थे, इतने बड़े बड़े। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, छोटे से छोटा एनिमल, बड़े से बड़ा एनिमल, देयर आर वेरियस फॉर्म्स। चींटी भी एनिमल है, हाथी भी एनिमल है, राइट। ब्लू व्हेल भी एनिमल है, आप भी एनिमल हो। मछली भी एनिमल है, और आपके घर में पाए जाने वाला कॉकरोच भी एनिमल है। तो डाइवर्सिटी बहुत सारी हो गई ना, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स। और ये जितने भी अलग अलग दिखने वाले आपके एनिमल्स हैं, इनके फीचर्स भी तो अलग अलग होंगे, इनके अलग अलग कैरेक्टर्स भी होंगे। किसी में कोई स्पेशलिटी होगी, किसी में कोई स्पेशलिटी होगी। जैसे आपका कॉकरोच है, अब वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो उसमें काइटिन का एक्सोस्केलेटल पाया जाएगा, आपके अंदर नहीं पाया जाएगा। आपकी बॉडी पे हेयर पाए जाएंगे, कॉकरोच में नहीं पाए जाएंगे। तो सबके अलग अलग फीचर्स भी है। तो दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स है मेरे भाई। हम लोगों ने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में एक डेटा देखा था कि भैया आपकी दुनिया में अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इतनी स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफाई हो चुकी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाइड टिल डेट। ये तो वो है जो हमने आइडेंटिफाई करी है, इससे ज्यादा ही मौजूद होंगी दुनियादारी में। लेकिन अगर हम ये भी डेटा माने कि 17 से 18 लाख अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर रह रहे हैं, तो इसमें से भी मोर देन 1.2 मिलियन जो है, 12 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज जो है, ये आपको किसके देखने को मिलती हैं, एनिमल्स की देखने को मिलती है। एंड लगभग लगभग आपकी लेस देन 5 लाख, या आप कह सकते हैं लेस देन 0.5 मिलियन आपको किसकी देखने को मिलती हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं प्लांट्स की। तभी आपका टोटल जो है कितना हो गया, आपका 1.7 टू 1.8 मिलियन हो गया। इसके अलावा कुछ और स्पीसीज है जो कि आपकी प्रोटिस्टा की हो जाएंगी एंड सो ऑन, राइट। तो आपकी इतनी स्पीसीज देखने को मिली। अब भैया यहां पर ये नंबर देखो 1.2 मिलियन के आसपास है, 12 लाख स्पीसीज आपको देखने को मिल रही हैं, किसकी, एनिमल्स की। तो इतना बड़ा नंबर है, तो इसका क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा, तभी हम इतने सारे एनिमल्स को साथ में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अदरवाइज एनिमल्स की स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसमें भी अगर आप देखें एनिमल्स में भी, तो आपकी लार्जेस्ट फाइलम कौन है, लार्जेस्ट फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम है आपकी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। एंड आपका लार्जेस्ट क्लास जो है, लार्जेस्ट क्लास जो है, इट इज कॉल्ड एज इंसेक्टा। सबसे ज्यादा डाइवर्स जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं कौन है, इंसेक्ट्स हैं। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से मान के चलिए लगभग 70% के आसपास आपके इंसेक्ट होते हैं, इतने ज्यादा डाइवर्स हैं। तो इसीलिए एनिमल को अलग से क्लासिफाई करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में सीख रहे होंगे। अब फीचर्स ऑफ एनिमल्स, भैया अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. विटेकर साहब ने 1969 में दिया था, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले किंगडम आती है किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। बाकी चारों जो थी दैट इज प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक थी। तो सबसे पहली बात कि यूकैरियोट्स होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर ये जो किंगडम मोनेरा थी, इसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। फंगस में एक आधा यूनिसेलुलर एक्सेप्शन हो सकता है जैसे ईस्ट, अदरवाइज ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। प्लांट में भी एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, अदरवाइज ये भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होंगे। एंड एनिमेलिया में कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता, नो एक्सेप्शन। तो ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर आपको देखने को मिलते हैं।
अगर आप मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं ज्यादातर ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कुछ एक जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक है, कुछ अपना खाना बना सकते हैं। अगर आप बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो इसमें आपके जो क्राइजोफाइट हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। यूग्लिनॉइड्स भी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं। स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी यहां पर खाना बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, मिक्स्ड आपकी एक किंगडम है। किंगडम फंजाई के मेंबर्स यानी जो फफूंदी है, ये आपकी सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होती है, खुद का खाना खुद नहीं बनाती। चौथा किंगडम प्लांटे, प्लांट जो है फोटोसिंथेसाइज करते हैं, खुद का खाना यूजुअली खुद बनाते हैं। एंड पांचवा एनिमल, एनिमल जो है प्लांट पे डिपेंड करेगा फॉर इट्स फूड, या तो हम किसी प्लांट को खाएंगे या किसी ऐसे एनिमल को खाएंगे जिसने प्लांट खा रखा होगा, यानी ओवरऑल हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, हम खुद का खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते, यानी हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया है तो सूडोम्यूरिन की सेल वॉल, यू बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकन यानी म्यूरिन की सेल वॉल। अगर आप यहां पर प्रोटिस्टा की बात करें तो अलग अलग प्रकार की सेल वॉल पाई जा सकती है, और हो सकता है कुछ में सेल वॉल एब्सेंट भी हो। फंगस में काइटिन की सेल वॉल होगी, प्लांट में यूजुअली सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, प्राइम कंपोनेंट होगा सेल्यूलोज, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और पांचवा जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की एनिमल्स में यूजुअली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, यानी पहले हम खाना खाते हैं उसके बाद हम खाना पचा रहे होते हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी यहां पर हम लोग पहले खाना इंजेस्ट करते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, पहले खाना खाएं फिर खाना पचाएं। ये एनिमल के फीचर हैं जो हम पहले से भी जानते हैं, बस बेसिक बेसिक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। तो दुनिया में मोर देन 1.2 मिलियन स्पीसीज, 12 लाख से भी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलते हैं हमें, तो इनकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और इन एनिमल्स के बेसिक फीचर क्या हैं? सारे के सारे एनिमल्स यूकैरियोटिक होंगे, सारे मल्टीसेलर होंगे, सारे अपना खाना नहीं बना सकते, सब में सेल वॉल एब्सेंट होगी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सारे एनिमल्स को यूनाइट कर रहे हैं। भाई सारे एनिमल्स में कुछ तो कॉमन होगा, तभी तो हमें सेम किंगडम में रखा गया है। मुझ में और जिस स्पंज से मैं अपनी बॉडी रगड़ रगड़ के नहाता हूं, स्पंज में कोई तो सिमिलैरिटी होगी, ये सिमिलैरिटीज। इसके अलावा और भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिस पे मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूं एनिमल्स की, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकता हूं। अब मैंने कहा कि 12 लाख से भी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स इस अर्थ पे देखने को मिल रहे हैं, 12 लाख से भी ज्यादा, तो इनको क्लासिफाई करने का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, किसी बेसिस पे तो मैं इन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा। सो अगर आप देखें तो एनिमल्स में डिफरेंसेस तो हैं ही। एनिमल्स जो है बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो एनिमल्स में आपस में डिफरेंसेस तो होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कई एनिमल्स में सिमिलर भी होते हैं, इनके बेसिस पर हम एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए अरेंजमेंट ऑफ सेल या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन यहां पे अलग अलग लेवल के निकलेंगे। अलग अलग लेवल के मतलब कोई ऐसे एनिमल्स होंगे जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। बॉडी मल्टी सेल्यूलर है तो कोई टिश्यू नहीं बन रहा, बस सेल्स जो है आपके इकट्ठे हो गए हैं, सेल्स का लूज सेल्स का एक गुच्छा है। कोई सेल कोई काम कर रहा है, दूसरा सेल दूसरा काम कर रहा है, तीसरा सेल तीसरा काम कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर्स सेल के बीच में ही हो रखी है, कोई टिश्यू नहीं बना, यहां पर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो लूज सेल्स देखने को मिल रहे हैं, टिश्यू नहीं बने हैं, सेल्स इकट्ठे होकर के एक पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां सेल जो है ये इकट्ठे होकर टिश्यू बना बैठे हैं और ये एक स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक टिश्यू एक पर्टिकुलर काम कर रहा होगा। यस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गन लेवल। अब टिश्यूज जो है ये मिलकर के ऑर्गन बना बैठे हैं। एंड चौथा जो है सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो किस प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस बेसिस पर भी हमने एनिमल्स को इन 4 कैटेगरीज में तोड़ दिया। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिटेल में समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। बॉडी की सिमेट्री, हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल हो, इसको हम 2 बराबर टुकड़ों में काट ही ना पाए, एसिमेट्रिकल हो, या हो सकता है ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसको हम बायलेटरली सिमेट्रिकल कह रहे हो। बायलेटरल यानी यहां पर आपने क्या किया, बस एक एक्सिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 टुकड़ों में काट दिया। समझ लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है,
इसको आप और कैसे नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते, ऊपर और नीचे का बराबर नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे काट सकते हो। सिर्फ एक ही एक्सिस पे आप इस ऑर्गेनिज्म को दो बराबर टुकड़ों में कट कर सकते हो, किसी और एक्सिस पे नहीं काट सकते। ये जो है आपके बराबर टुकड़े नहीं होंगे। तो एक ही एक्सिस पे आपने काटा तो दो बराबर टुकड़े हुए, इसे बायलेटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। एंड तीसरा होता है रेडियल सिमेट्री, यानी रेडियल, जैसे एक सर्कल में रेडियस होता है ना, तो इसी प्रकार से एक सर्कल के सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन अगर आप खींचोगे तो सर्कल के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। सिमिलरली कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके सेंटर पे आप पास होने वाली मल्टीपल लाइन खींचोगे तो आप ऑर्गेनिज्म को दो बराबर टुकड़ों में काट सकते हो। यानी ऐसी मल्टीपल एक्सिस होंगी जिसपे ऑर्गेनिज्म के दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे। ये आपकी सिमेट्री हो सकती है, एसिमेट्रिक कंडीशन हो सकती है, आपकी बायलेटरल सिमेट्री हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है। नेचर ऑफ सिलोम की अगर आप बात करें तो सिलोम को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो ये जो सिलोम है ये पाई भी जा सकती है और हो सकता है ना भी पाई जाए। तो ना पाई जाए, एब्सेंट है, तो ए सिलोमेट कंडीशन हो सकती है। हो सकता है नकली सिलोम पाई जा रही हो, इसे सूडो सिलोमेट कंडीशन कहते हैं। एंड मेरे दोस्त हो सकता है आपकी ट्रू सिलोम पाई जा रही हो, इसे यू सिलोमेट कंडीशन कहते हैं, या नॉर्मली आप सिलोमेट कंडीशन भी कह सकते हो। असली सिलोम यहां पर पाई जाएगी तो सिलोम एब्सेंट भी हो सकती है, आपकी फॉल्स सिलोम भी पाई जा सकती है और ट्रू सिलोम भी पाई जा सकती है। पैटर्न ऑफ डाइजेशन की अगर आप बात करें तो पैटर्न ऑफ डाइजेशन में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेस्टिव ट्यूब जो है ये इनकम्प्लीट भी हो सकती है, कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब ही ना हो, एक ही ओपनिंग है, उसी से खाना आ रहा है, उसी से एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर जा रहा है। या आपकी कंप्लीट ट्यूब भी हो सकती है, यानी आपके दो ओपनिंग्स हो सकते हैं, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ओपन भी हो सकता है, यानी ब्लड जो है खुल्लम खुल्ला बह रहा है, कोई कैपिलरीज नहीं है, तो आपका खून जो है वो डायरेक्टली सेल्स को या टिश्यूज को भिगा देता है। यस, और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड जो है आपका क्लोजली बहेगा, क्लोज्ड आपकी वेसल्स में बहेगा, यानी यहां पर आर्टरीज वेन्स तो है ही, कैपिलरीज भी हैं पतली पतली, तो आपके अलग अलग सेल्स और टिश्यूज पे ब्लड डायरेक्टली उनको बाथ नहीं कर रहा होता, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा होता है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें तो रिप्रोडक्शन आपका असेक्सुअल भी हो सकता है, कई सारे एनिमल्स में, आप इनिशियली जानेंगे भी, लोअर एनिमल्स में होता है, एंड सेक्सुअल भी हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर है। तो आपको इस बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड करना होता है। ये वो क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे, जिस आधार पे आपने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया। जैसे अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल लेवल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। सिमेट्री देखें तो नॉन सिमेट्रिकल हो सकता है, रेडियल या बायलेटरल हो सकता है। सिलोम की बात करें तो मेरे दोस्त आपका क्या हो सकता है, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड आपका यू सिलोमेट। डाइजेशन की अगर आप बात करें तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट। सर्कुलेशन की अगर आप बात करें तो आपका हो जाएगा ओपन, क्लोज। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें तो हो जाएगा एसेक्सुअल, सेक्सुअल। इसको हम करके देखेंगे, अभी एक एक चीज को डिटेल में करके देखेंगे क्लासिफाई। अभी हम लोगों ने सिर्फ नाम देखे कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होगी, अभी हमने कोई क्लासिफिकेशन किया नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द थिंग्स। अब हम एक एक चीज को पकड़ पकड़ के उसकी क्लासिफिकेशन देख रहे होंगे। जैसे अगर मैं एनिमल किंगडम को, पूरे एनिमल किंगडम को अगर क्लासिफाई करूं तो सबसे पहले किंगडम एनिमलिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। और ये जो मेटाजोआ है इसमें आपकी दो सब किंगडम्स हो सकती हैं, दो सब किंगडम्स। तो यहां पर किंगडम एनिमेलिया यानी मेटाजोआ को दो सब किंगडम में हम लोगों ने तोड़ दिया। कौन कौन सी, एक पैराजोआ और एक यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ यानी असली मेटाजोआ, ट्रू मेटाजोआ यानी ये क्या होंगे, आपके हायर लेवल के होंगे। तो आपका जो पैराजोआ है दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे लोअर लेवल के आपके एनिमल्स होंगे। एंड यू मेटाजोआ जो है ये आपके क्या होंगे, कंपैरेटिवली हायर लेवल के होंगे, हायर लेवल के होंगे। इस पैराजोआ से तो हायर लेवल के ही होंगे, है ना। बीच की लाइन क्यों नहीं मिट रही है भैया, चलो इसका देखेंगे कुछ, है ना। अरे आए, ऐसा क्या हो गया, ये तो हिल भी नहीं रही, पर कोई बात नहीं, हमें इससे क्या ही लेना देना है, पढ़ाई करते रहते हैं, बढ़िया, है ना। आइए, पैराजोआ और यू मेटाजोआ ये दो आपकी ऐसी सब किंगडम्स हैं। किंगडम एनिमेलिया में दो कैटेगरीज बनाई हमने, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। पैराजोआ में एक ही फाइलम आती है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के, पोरीफेरा, पोरी पोर का साउंड आ रहा है, तो इसमें छेद होंगे बहुत सारे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पोर बियरिंग एनिमल्स।
पोर बियरिंग एनिमल्स। और ऐसे एनिमल जिनमें बहुत सारे छेद होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, स्पंज कहलाते हैं, इसलिए इन्हें स्पंज भी कह दिया। जो बाथ स्पंज जिसकी हम बात कर रहे थे ना, आपने कभी अगर बर्तन धोए हैं, मम्मी की हेल्प कराई है, तो उसमें भी एक स्पंज आता है। बाथ स्पंज अगर नहीं देखा है तो नॉर्मल जो आपका बर्तन धोने वाला स्पंज आता है फुसफुसा सा, उसको भी आप दबाओगे वो छोटा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी रहती है, उसके अंदर काफी सारे पोर्स होते हैं जिसमें हवा भर जाती है ना। उसी में आपका डिटर्जेंट भी होल्ड होता है। जैसे आप अगर बर्तन साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट लगा रहे हो, पानी में भिगो के आपने डिटर्जेंट रखा हुआ है या नॉर्मल डिश वॉशर रखा हुआ है, उसमें अगर आप इस स्पंज को भिगोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्पंज बहुत सारे वाटर को, बहुत सारे डिटर्जेंट को या बहुत सारे डिश वॉशर को। तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर उसमें स्पेस था ना, क्योंकि बहुत सारे पोर थे और वो स्पंजी था, है ना, फुसफुसा सा था, हवा भरी हुई थी। तो ये जो पॉरीफेरा है इनको स्पंजेस भी कहा जाता है प्यार से, इसीलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा बाथ स्पंज। एंड पोर बियरिंग एनिमल्स इसको कहा जाता है, यानी इसमें काफी सारे छेद भी आपको देखने को मिलेंगे यूजुअली, जो किसी भी स्पंज में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे लोअर लेवल के एनिमल्स, लोएस्ट लेवल ऑफ एनिमल्स हैं आपके पोरीफेरा, लोएस्ट लेवल, सबसे खत्म लेवल के एनिमल्स जो हैं ये आपके हो जाएंगे पॉरीफेरा। इसके बाद यूमेटाजोआ में बाकी सारी फाइलम्स आती हैं जिनको आप एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, दैट इज पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा जिसे निडेरिया भी कहा, एंड मेरे भाई उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल रहे होते हैं, यानी यहां पर अगर आपकी फाइलम पॉरीफेरा है, यहां पे अगर आपकी फाइलम पॉरीफेरा है तो इस फाइलम पॉरीफेरा से आप बढ़े यहां पर सीलेंट्रेटा पर, और फिर इसके बाद आप नीचे 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 जाते रहे, तो आप क्या कह रहे हैं, आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फाइलम की तरफ जा रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फाइलम की तरफ जा रहे हैं। तो आपका सीलेंट्रेटा या जो टीनोफोरा है ये आपके सबसे सिंपलेस्ट होंगे इनमें से, एंड नीचे नीचे जब आप जाते जाएंगे कॉर्डेटा की तरफ तो आप कॉम्प्लेक्स फाइलम की तरफ जा रहे होंगे, करेक्ट। अब यहां पर देखिए ये जो नंबर 1 से 10 है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये कहलाते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स। यहां तक आपका जो नंबर है ये कहलाते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स, यानी इनमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं है। लेकिन एंड में आया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यानी नोटोकॉर्ड है इसके अंदर, इसे क्या कहा हमने, कॉर्डेटा कह दिया। तो सिर्फ 11वें नंबर की जो फाइलम है इसको हमने कॉर्डेटा कहा क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, बाकी सब में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो कॉर्डेटा, एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट तो आपका नॉन कॉर्डेटा। तो सिर्फ नोटोकॉर्ड किस में पाई जा रही है, कॉर्डेट्स में ही पाई जा रही है, इस एक फाइलम में पाई जा रही है, बाकी सबको 1 से लेकर 10 तक को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर हमने देखा कि आपकी जो एनिमल किंगडम है, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, यहां पर पूरी की पूरी जो एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपका मेटाजोआ। इस मेटाजोआ को हमने 2 कैटेगरी में तोड़ा, पहला पैराजोआ और दूसरा यूमेटाजोआ। पैराजोआ में एक ही फाइलम आई दैट इज पॉरीफेरा, सबसे सिंपल वाली, और यूमेटाजोआ में आई आपकी पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केलमिंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब इनको एक एक करके हम लोग सिंस पढ़ने वाले हैं तो ये सारे के सारे नाम आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे, इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक एक फाइलम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बकायदा आपको इन फाइलम का नाम भी पता लग जाएगा, इन फाइलम्स का मतलब भी पता लग जाएगा। जैसे यहां पर निडेरिया है तो निडेरिया में निड शब्द आता है, तो यहां पे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स पाए जाते हैं। सीलेंट्रेटा है तो यहां पे सिलेंट्रॉन नाम की आपकी जो है कैविटी पाई जाती है ना। टीनोफोरा है, टीनोप्लेना नाम का ऑर्गेनिज्म यहां पर पाया जाता है। यस, प्लेटीहेल्मिंथ यानी प्लेट लाइक होते हैं, प्लेट आपकी जो खाने वाली प्लेट है वो फ्लैट होती है ना, फ्लैट वर्म कहा जाता है। एस्केल का मतलब क्या होता है भैया, राउंड होता है, तो ये राउंड वर्म कहलाते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल से वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। एनालिडा की बात करेंगे तो यहाँ पे एन्युलाई पाई जाती है जिसका नाम होता है लिटिल रिंग्स। आर्थ्रोपोडा की आप बात करें, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, पॉड का मतलब होता है अपेंडेजेस। मोलस्क की आप बात करें तो यहाँ पे आपके शेल्ड ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, यहाँ पर आपके इकाइनोडर्मेटा में थोड़े से स्पाइंस पाए जाएंगे, है ना, इकाइन का मतलब स्पाइंस होता है। कॉर्डेटा में कॉर्ड का मतलब हो गया आपका नोटोकॉर्ड। हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है 50% हेमी या सेमी, और कॉर्डेटा मतलब वही जो नीचे लिखा हुआ है। तो पहले जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स थे इन्हें कॉर्डेट्स ही माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि इनमें भी नोटोकॉर्ड है। बाद में पता लगा कि वो नोटोकॉर्ड नकली है,
असली नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इन्हें कॉर्डेटा से बाहर रखा, पर इनका नाम हेमिकॉर्डेटा आज भी है कि हाँ भाई चलो किसी जमाने में तो ये कॉर्डेटा के मेंबर्स थे, आज ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, नाम इनका हेमिकॉर्डेटा रख दिया। तो जब आप एक एक फाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका नाम आपको खुद पता लग जाएगा और खुद ही खुद सीक्वेंस में सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। एक बार मैं अपने एंड पे लेकिन फिर भी रिवाइज करवा देता हूं। इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने मेटाजोआ कहा। मेटाजोआ को हमने दो कैटेगरी में तोड़ दिया, दैट इज पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। पैराजोआ जो है इसमें आ जाएंगे आपके पॉरीफेरेंस और यू मेटाजोआ में आपके आ जाएंगे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। यानी आप सिंपल फाइलम से कॉम्प्लेक्स फाइलम की तरफ जा रहे होते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट है पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा एंड ऐसे करते करते हम लोग कॉर्डेटा तक बढ़ेंगे। ये आपकी जनरल क्लासिफिकेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमलिया।